आप सभी में मौजूद परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं इस अद्भुत अवसर का लाभ लेने जा रहा हूँ। मैं ट्रेनिंग से एलोपैथ हूँ, बट जीवनचर्या, ऋतुचर्या सब मेरी आयुर्वेद से प्रेरित है। और 64 वर्ष की आयु में मैं ड्रग फ्री और डिजीज फ्री हूँ। मैं कोई दवाई नहीं लेता, किसी तरह का मुझे कोई रोग नहीं है, बिकॉज ऑफ आयुर्वेद एंड योगा। मैंने पिछले 20 सालों से एक भी एंटीबायोटिक नहीं खाई है। केवल एक डिस्प्रिन खाई थी बेटे की शादी में, बारात से पहले सिर दर्द हो रहा था क्योंकि हल्ला मचा हुआ था, तो एक डिस्प्रिन खानी पड़ी मुझे। ईश्वर की बड़ी कृपा है, गुरुदेव का उन्होंने नाम लिया, उनके आशीर्वाद से मैं आयुर्वेद को ही जीवन का एक, हाँ इमरजेंसी हुई, अगर मुझे भगवान न करे कल को हार्ट अटैक आया तो मैं तुरंत एलोपैथी के अस्पताल में जाऊंगा। कैंसर हो गया तो फिर हो सकता है मुझे ऑपरेशन भी कराना, मुझे कोई इससे परहेज नहीं है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह का जीवन ईश्वर की कृपा से जिया जा रहा है। अभी तक कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है। आलोक शर्मा जी जैसे मित्र हैं आयुर्वेद के, उनसे सलाह लेता हूँ। और भी लोग हैं, गुप्ता जी से भेंट हुई, अभी ऑन्को सर्जन साहब मिले जो आयुर्वेद को कर रहे हैं, तो ऐसा लोगों से, अतुल जी से परिचय हो गया। ये लोग मुझे सलाह देते रहते हैं। आज का जो प्रेजेंटेशन है ये आप लोग सब बीएमएस के छात्र मैं समझता हूँ, तो आपके लिए तो ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल टेलर मेड है, क्योंकि मैं एलोपैथी की ओर से आपको ये बताऊंगा कि कैसे आयुर्वेद के सारे मूलभूत सिद्धांत विश्व में आते जा रहे हैं, उनके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिल रहे हैं। हमारे ही मूलभूत सिद्धांतों को एक न्यू पैकेज में करके लाइफस्टाइल मेडिसिन के रूप में अमेरिका में, यूरोप में चलाया जा रहा है। आपको बहुत गर्व महसूस होगा इस प्रेजेंटेशन पर। हालांकि आयुर्वेद के जो जानकार हैं उनके लिए ये बचकाना होगा, उनके लिए होगा यार ये क्या बात कर रहे हैं, हल्की फुल्की बात कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है। क्षमा चाहूंगा, मेरी भूल को क्षमा करिएगा, कहीं मैं गलत बोल जाऊं। ये उन बच्चों के लिए है जो आयुर्वेद में बाई चॉइस या बाई चांस, बाई चॉइस तो कुछ ही होंगे, बाई चांस ज्यादा होंगे। आज की प्रेजेंटेशन से उन्हें उसका गर्व महसूस होगा। ये गुरुदेव का स्मरण करके मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मोबाइल से बाहर निकल आइएगा, क्योंकि ये मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है। अगर मोबाइल आइंस्टाइन के समय होता तो रिलेटिविटी थ्योरी नहीं होती, न्यूटन के टाइम होता तो ग्रेविटेशन बिल्कुल नहीं आता, उस सेब को देखता ही नहीं गिरते हुए मोबाइल देखता रहता। कहां से होती डिस्कवरीज, कहां से पोएट, कहां से अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा जाता, कालिदास भी मोबाइल में घुसे रहते। तो ये मोबाइल को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए अगर जीवन में कुछ करना है, ये निवेदन है मेरा। भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि उनके बिना तो ना स्वास्थ्य की कल्पना है, ना आयुर्वेद की, ना किसी भी वेद की। स्वास्थ्य की सारी परंपराएं इन्हीं भगवान की कृपा है। ये मेरा, जहां से मैं आया हूं, पिछले 20 सालों से यहीं पर हूं, सुभारती यूनिवर्सिटी। मेरा अपना एक बेसिक प्रमाइस है, क्योंकि मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन का प्रोफेसर हूं। मेरा ये मानना है कि आयुर्वेदा प्राइमरीली इज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड सेकेंडरी ए क्यूरेटिव मेडिसिन। इसका प्रमाण भी दूंगा, प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम। The object of Indian medicine is to protect the health of the healthy. पहला तो महर्षि चरक कह गए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि पहले हम प्रिवेंट करें हेल्थ, जिसको हम आयुर्वेद एलोपैथी वाले कहते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन। मगर इस पे काम नहीं होता, इस पर खाली लिप सर्विस है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि उसके पीछे ना फार्मा कंपनी है ना पैसा है। मगर है वही असली चीज है, WHO भी मानता है। तो आयुर्वेद तो पहले से ही प्राइमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन पर है। आगे देखिए, WHO की जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो इसके सामने बिल्कुल थ्योरेटिकल है। हमारी डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल अभी 98 में जोड़ा है, स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये क्या बात है? इसमें कोई भी प्रैक्टिकल चीजें नहीं है।
डे टू डे में कुछ नहीं है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन देखिए, आप लोगों को तो रटी भी होगी कि जिसके दोष बैलेंस में है, जिसकी जठराग्नि बैलेंस में है, जिसके गैस्ट्रिक फायर बैलेंस में है, जिसका स्पिरिट, जिसका सेंस, मन, चित्त, बुद्धि संतोष में है, वही स्वस्थ है। इतनी बढ़िया डेफिनेशन मैं 30 सालों से कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ा रहा हूँ, मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, जॉली ग्रांट हिमालय इंस्टीट्यूट में पढ़ा, सुभारती में हूँ। इतनी बढ़िया डेफिनेशन मुझे आज तक नहीं मिली। तो आप लोग एक बार इस डेफिनेशन के लिए एक बार ताली बजाइए। अब देखिए, माइंड बॉडी मेडिसिन, होलिस्टिक हेल्थ की बातें हो रही हैं पिछले 30 सालों से मॉडर्न मेडिसिन। बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं, लैरी डॉजी आ गए, हर्बर्ट बेंसन आ गए, बीएम हेगडे साहब आ गए, सब कह रहे हैं भाई होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ। आप अगर इसमें देखें माइंड बॉडी मेडिसिन, इसमें सारा होलिस्टिक हेल्थ है। वन हु एंजॉयज होलसम फूड एंड एक्टिविटी एवरी डे, लाइफस्टाइल सब आ गया। जो भोजन ले रहा है, जो रोज एक्टिव है, जो इंट्रोस्पेक्शन करता है, अपने को, अपने एक्शंस को देखता है, हु इज अनअटैच्ड, जो बहुत ज्यादा अटैच नहीं है, जो दूसरों के लिए सेवा करता है, जो सबको एक साथ देखता है, who is truthful and forgiving, who delights in the service of virtuous man, he remains free from illness. सारा होलिस्टिक हेल्थ, सारा माइंड बॉडी मेडिसिन इसमें आ गया, जो महाराज वाघभट्ट ने कितने हजार सैकड़ों साल पहले कहा, शायद 800 साल पहले। महाराज चरक ने भी ये बात कही थी, बॉडी दैट व्हिच इज कॉल्ड द माइंड आर बोथ कंसीडर्ड टू बी अबोर्ड्स ऑफ डिजीज। उन्होंने बॉडी और माइंड को अलग नहीं देखा। माइंड बॉडी मेडिसिन पर वर्कशॉप में लेने जा रहा हूं लुधियाना नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 नवंबर को। वहां पे भी मैं यहीं से शुरू करूंगा कि साहब आयुर्वेद में तो माइंड बॉडी मेडिसिन ऑलरेडी है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। अब आप ये देखिए, इसमें कहां से माइंड बॉडी मेडिसिन नहीं है? लेगेसी ऑफ वाघभट्ट में से लिया है, इनकी किताब है वेलिंगटन साहब की। चैरिटी, कंपैशन, ट्रूथफुलनेस, कॉन्टिनेंस, ग्रेटफुलनेस, रसायना, फ्रेंडशिप टुवर्ड्स ऑल, acts of beneficence are regenerators which enhance one's lifestyle। सारा कुछ कह दिया। एक किताब है लैरी डॉजी, डीन ऑर्निश साहब की, लव एंड सर्वाइवल, जो उस समय दुनिया में बहुत ज्यादा है, उसका हल्ला मचा हुआ है कि सब लव, कंपैशन, केयर, लव और कंपैशन को सबसे बड़ा हीलिंग फोर्स माना जा रहा है। लव एंड सर्वाइवल किताब आ गई थी, ये पहले से ही कह रहे हैं महाराज। चैरिटी, कंपैशन, लव फॉर ऑल पहले से ही है, हमने ध्यान नहीं दिया। अब एक और मैं छात्राओं का ध्यान दिलाऊंगा, मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन का हूं, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, मगर प्रिवेंटिव मेडिसिन हमारी वन साइज फिट्स ऑल है, सबके लिए एक सा है। सब ये करें, सब 35 मिनट 40 मिनट घूमें, सब ये ऐसा ऐसा खाएं, इतनी कैलोरी खाएं, वन साइज फिट्स ऑल। आयुर्वेद ने ऐसा नहीं कहा। आयुर्वेद ने कहा हर एक प्रकृति के हिसाब से अलग अलग है। किसी के लिए बहुत तेज घूमना ठीक है, किसी के लिए नहीं है। किसी के लिए गर्म पानी सूट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। वात पित्त कफ की जो प्रकृति का वो है, ऐसा और किसी भी सिस्टम में नहीं है। मैंने होम्योपैथी भी पढ़ी है थोड़ी, बाकी भी पढ़ी है, एलोपैथी का तो मैं हुई। मैंने कहीं भी किसी भी विधा में इंडिविजुअलाइज्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं देखी। यानी कि अब मेरी वाइफ कफ प्रधान है, वो दही वगैरह और ये ठंडा पानी पी ही नहीं सकती। वो भी प्रोफेसर है पैथोलॉजी की, हेड नहीं है। मैं पी सकता हूँ क्योंकि मैं पित्त प्रधान हूँ। मैं शाम को भी कोल्ड ड्रिंक, उन्होंने अगर ले लिया तो समझिए रात गई पूरी। तो ये चीजें केवल और केवल आयुर्वेद में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मजबूरी में मैं इंग्लिश में स्लाइड्स बनानी पड़ी, क्योंकि हिंदी में अभी उतना नहीं है, ना मुझे इतना एक्सपर्टाइज है। नो अदर हेल्थ केयर सिस्टम। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। कौन से कॉलेज से आए हैं आप? बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो एक कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त, बेटर लेट देन नेवर। आए तो सही। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, मैं आपके वजह से रुका हूँ। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए।
ठीक, तो आप ये देखिए, नो अदर हेल्थ केयर सिस्टम इन आवर नॉलेज हैज द स्कोप ऑफ गिविंग एडवाइस ऑन हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन बेस्ड ऑन द ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप ऑफ ए पर्सन। मेरे ख्याल से प्रकृति का जो कंसेप्ट है वो किसी भी पैथी में नहीं है। बाकी पैथीज हैं, ये तो पैथी भी नहीं है, ये तो जीवन जीने का विज्ञान है। द कंसेप्ट ऑफ प्रकृति इज यूनिक टू आयुर्वेद, where every person is classified into one of the 7 broad categories। मैं ठीक कर रहा हूँ सर? 7 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। ये कहीं पर नहीं है। उसके हिसाब से खाना पीना सब हर चीज, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये केवल और केवल आयुर्वेद की देन है विश्व को। ये डेविड साइमन है, ये एमडी हैं, मॉडर्न मेडिसिन के, प्रैक्टिस आयुर्वेद करते हैं। अब धीरे धीरे ये बहुत सारे विभीषण तैयार हो रहे हैं, मैं भी हूँ जैसे विभीषण। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, ठीक है, कि हमें पता चल रहा है हमारी खामियां क्या है और हम उसको खुल के बता रहे हैं। हालांकि उसका अपना सम्मान है एलोपैथी का, उसका निषेध नहीं है, इमरजेंसी में तो वही है। इन्होंने दीपक चोपड़ा के साथ मिलके चोपड़ा वेलनेस सेंटर खोला, जहां अमेरिका का राष्ट्रपति भी आता है इनसे सलाह लेने। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं इनके पास, डेविड साइमन के पास। यह आयुर्वेद बेस्ड, ये क्या कहते हैं कि किताब है विजडम ऑफ हेल्थ, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अद्भुत किताब है, मैं दिखाऊंगा अभी। Ayurveda teaches that each one of us inherits a unique property of 3 doshas at the time of conception। जन्म के समय त्रिदोष के हिसाब से वो हम इनहेरिट कर लेते हैं, और संस्कृत में this personal balance is known as prakriti। It has important influence your emotional, physical tendencies। ये आप सबको पता ही है, छात्रों के लिए बता रहा हूँ। ये वो पुस्तक है जिसमें डेविड साइमन ने बहुत ही मॉडर्न ढंग से आयुर्वेद को दुनिया के वेस्टर्न ऑडियंस के लिए परोसा है। और डेविड साइमन और चोपड़ा जी की वजह से, और भी हैं, आयुर्वेद का जो प्रचार यूरोप अमेरिका में हो रहा है, इसमें इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। दीपक चोपड़ा आ गए, एम्स के एमबीबीएस हैं, 70 या 71 बैच के, मगर श्रद्धेय त्रिगुणा वैद्य जी के संपर्क में, बृहस्पति देव त्रिगुणा जी, प्रातः स्मरणीय जी के संपर्क में आके दीपक चोपड़ा कन्वर्ट हो गए आयुर्वेद में। और इन्होंने आयुर्वेद का ऐसा प्रचार किया, ऐसा डंका बजाया कि आज तक दुनिया जो है इनका, और ये ऐसा नहीं है, इन्होंने इसमें पैसा भी बहुत कमाया। ये वन ऑफ द रिचेस्ट डॉक्टर है, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को मॉडर्न भाषा में लोगों के सामने रखा। इनकी पुस्तक में से लिया है, आयुर्वेदिक बॉडी टाइप इज लाइक ए ब्लूप्रिंट outline the innate tendencies that have been built in our system। By knowing your body type, Ayurveda doctor can tell you what diet, physical activities, medical therapies should help you, which might do you no good or even cause harm। ये केवल आयुर्वेदिक वाला जाना हुआ आदमी बता सकता है। आपके लिए सुबह जल्दी उठना ठीक है, आपके लिए उतना ठीक है, आपके लिए इतना गर्म पानी या ठंडा पानी या इतनी एक्सरसाइज, ये खाना आप ये मत खाइए, ये केवल हमारे आयुर्वेद की ही देन है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये इनकी पुस्तक है परफेक्ट हेल्थ, जिसमें इन्होंने आयुर्वेद का बहुत सरल रूप में एक मॉडर्न आदमी के लिए इसमें विवरण है, जो बहुत बेस्ट सेलर है। और ये किताब करोड़ों रुपए कमा चुकी है इनकी, क्योंकि इन्होंने आयुर्वेद को मॉडर्न वे में प्रस्तुत किया यूरोपियंस, अमेरिकन्स के लिए और बाकी लोगों के लिए। अब सवाल ये है, मैं एलोपैथी की आलोचना नहीं कर रहा, बट सच तो बताना पड़ेगा, एलोपैथी की कोई फाउंडिंग थ्योरी नहीं है। पहले हम जर्म थ्योरी की बात करते थे, उससे पहले तो और बहुत सारी थी, उसके बाद फिर अब मल्टी कॉजेशन थ्योरी आ गई। कोई एक फाउंडिंग थ्योरी नहीं है जो अब हजारों, जो सैकड़ों साल से एक सी रही हो। आयुर्वेद की थ्योरी है त्रिदोष सिद्धांत। ठीक कह रहा हूं सर? त्रिदोष सिद्धांत आयुर्वेद का स्तंभ है, जिसके ऊपर आयुर्वेद खड़ा हुआ है। अब सवाल ये कि क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है या वैसे ही कह दिया तो आज पुरानी बात है, त्रिदोष, वात पित्त कफ। अच्छा, वात पित्त कफ को अंग्रेज बेचारे वो वात को जो है वो गैस समझते हैं, पित्त को समझते हैं एसिड, और कफ को समझते हैं बलगम। इवन हिपोक्रेट साहब भी ये भूल कर गए, त्रिदोष सिद्धांत को 4 ह्यूमर थ्योरी में कन्वर्ट किया, कुछ और ही बन गया, क्योंकि ट्रेडिशन नहीं थी ना। अब आपके लिए खुशखबरी ये है, आप छात्रों के लिए, पहली बार
पूरे विश्व में कार्य वेलिथन साहब के मार्गदर्शन में हुआ। मैं एमएस वेलिथन का परिचय जरूर दूंगा। आप सभी आयुर्वेदिक आचार्यों को इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये कार्डियक सर्जन होते हुए, डॉक्टर साहब की तरह कार्डियक सर्जन होते हुए, कार्डियक वॉल्व के इन्वेंटर होते हुए, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर होते हुए, मणिपाल यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर होते हुए इन्होंने आयुर्वेद की सेवा का बेड़ा उठाया। और इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में 13 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया कि आयुर्वेद का जो बायोलॉजी है उसको रिसर्च करो, आयुर्वेदिक बायोलॉजी पर काम करके देखो। इन्होंने टॉप के वैद्य ले लिए पूरे हिंदुस्तान से और टॉप के मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट ले लिए, और उसके बाद इन्होंने वर्षों तक अध्ययन किया। 2015 में उसका नतीजा आया और वो नतीजा आपके सामने है। नेचर मैगजीन में पहली बार ये सिद्ध हुआ कि जो 7 प्रकृति का सिद्धांत है वो जीन लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर सत्य साबित हुआ। इसके लिए जोरदार ताली बजा दी। First time in the history of the mankind, the modern science has proved the validity of त्रिदोष सिद्धांत। अब कोई त्रिदोष सिद्धांत के बारे में आपसे बोले तो सर झुका के नहीं, जो हमारे मोदी जी कहते हैं आंख से आंख में, आयुर्वेद वालों को आंख से आंख मिला के बात करनी है, किसी से कम नहीं समझना है। ज्यादा समझ ले तो कोई बुराई नहीं, बट कम तो नहीं समझना है, क्योंकि ये सिद्धांत सिद्ध हो चुका। इसका पब्लिकेशन है और बहुत जबरदस्त पब्लिकेशन है, आप लोग जरूर पढ़िए। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसकी हैदराबाद में 2015 में, जब ये रिपोर्ट रिलीज हुई, स्टडी एस्टेब्लिशेस द मॉलिक्यूलर बेसिस फॉर आयुर्वेदा प्रकृति क्लासिफिकेशन, कितनी बड़ी घटना हुई है। इसका मुझे जान के थोड़ा सा अफसोस है कि इवन आयुर्वेद वालों को भी इस घटना का उतना आभास नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि इस पे हेडलाइन नहीं बनी, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया, किसी ने नहीं दिया। मगर आज मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी घटना है। वेलिथन साहब मुझसे कहते हैं, मणिपाल में अभी भी एमेरिटस प्रोफेसर है, राहुल आई फील सो प्राउड व्हेन आई गो टू वेस्टर्न कंट्रीज नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ आयुर्वेद आई कीप माय हेड हाई बिकॉज़ इट हैज बीन प्रूव्ड। सिद्ध हो चुका है, अब कोई आपको नहीं कह सकता कि आप अवैज्ञानिक हो। आपका जो मूलभूत सिद्धांत है वो सिद्ध हो चुका है मॉलिक्यूलर लैब, बेस्ट मॉलिक्यूलर लैब्स ऑफ द कंट्री। इसके और भी पब्लिकेशंस आते रहे हैं, प्रकृति के ऊपर ये पब्लिकेशन है। अब सवाल ये होता है कि ये तो सिद्धांत सिद्ध हो गया, अब लाइफस्टाइल मेडिसिन के जो मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं अमेरिका में, जिसमें कहते हैं ऐसे खाओ, ऐसे रहो, जल्दी सो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, ये करो, सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय, ये सब तो हमारे यहाँ ऋतुचर्या, दिनचर्या हजारों साल से हम भूल गए। चकाचौंध में हम मॉडर्न मेडिसिन के इसको भूल गए। और आप देखिए आगे छात्रों, अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन खुल रहा है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन, वो भूल भाल के बाकी चीजों को लाइफस्टाइल मेडिसिन पे आ रहे हैं। हमारा था ही लाइफस्टाइल मेडिसिन, हम भूल गए। ऐसा समझो हमारे पीछे एक बहुत अद्भुत दिव्य फल का पेड़ था, हम उसे समझ बैठे जंगल का बेर, और हम दूसरे पौधे, दूसरे अमेरिकन सेब लगा रहे हैं, वहां के लगा रहे हैं फल कि भाई ये बढ़िया, अपना दिव्य फल का पेड़ भूल गए जिसमें कि अमृत जैसा फल लगता है। ऐसे ही हमारे साथ। मगर अब समय आ गया जागने का। यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, और किसी भी सिस्टम में मैंने तो नहीं पढ़ा कि जैसा ब्रह्मांड होता है वैसा हम उसके, वी आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हम उसके कंटिन्यूम अलग से नहीं है। हम पृथ्वी को भोगने वाले राजा नहीं है, जैसा वेस्ट में मानते हैं कि पृथ्वी को भोगो, उसका उपभोग करो। हम उसको उपयोग करते हैं क्योंकि हम उसी का हिस्सा हैं। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है ये आयुर्वेद से आया। आयुर्वेदा इज यूनिक इन प्रिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सीजन्स, ऋतुचर्या एज वेल एज 24 आवर डे एंड साइकिल, दिनचर्या। अब आप देखिए, आप वहां देखिए गुड़गांव में खबर लाइए, वहां से लाइए, नोएडा से, मेरठ से, जो भी सीजन बदलता है हजारों लाखों लोग वायरल फीवर। भाई ये क्या मजाक है, वायरल फीवर क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऋतुचर्या, दिनचर्या भूल गए। हम वही एसी में बैठे रहते हैं, वही सब खाते पीते रहते हैं, हम वो चेंज ही नहीं करते गेयर, जो कि आयुर्वेद में हजारों साल पहले था। हम अपना खान पीन, रहन सहन
वैसे ही चलाते रहते हैं जैसा कि दूसरी ऋतु में, जो कि बहुत बड़ी, इसीलिए बीमार ओपीडीज भरी हुई है। एलएलआरएम चले जाए कहीं, जो भी थोड़ा मौसम बदला बीमार बीमार बीमार। क्यों भाई इतनी बीमारी क्यों? अभी आज की परसों की खबर है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। कल के हिंदुस्तान में परसों WHO की रिपोर्ट है, हर तीसरा वयस्क दुनिया का ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है। क्यों भाई ऐसा क्या हो गया? लाइफ जीन्स तो बदलती नहीं इतनी जल्दी, जीन्स बदलने में हजारों साल लगते हैं, तो इतने सारा ब्लड प्रेशर कैसे हो गया? 30 साल में दुगना ब्लड प्रेशर। वही बात है, ऋतुचर्या दिनचर्या को भूल गए, अपना मूलभूत चीज भूल गए। तो वो कहते हैं कौवा चलो, कौवा चला हंस की चाल। मैं कहता हूं हंस चला कौवे की चाल, हंस चला कौवे की चाल, लोगों भूला अपनी चाल। हम भूल गए कि हमारा क्या ऋतुचर्या क्या दिनचर्या, और इसके ऊपर अब काम शुरू हो गया है। डेली रूटीन एज पर आयुर्वेद, आयुर्वेद में तो दिया ही हुआ है, पढ़ रहे हैं लोग बहुत वेस्ट में, और इसके ऊपर खूब रिसर्च हो रही है। कौन से कितने बजे कौन सा हार्मोन होता है, पूरा है, कितने बजे कौन सा सीक्रेट होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म कब बढ़ जाता है, इसका कब हो जाता है, सारी देखिए आप पूरा इसका विज्ञान, कैसे हमारे हार्मोन्स, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारी गैस्ट्रिक फायर, हमारा सारा सिस्टम घड़ी के साथ बंधा हुआ है, प्रकृति के साथ। यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। वो भूल के हम अपनी मर्जी से जब मर्जी आए सो, जब मर्जी आए जागो, 12 बजे तक सो रहे हैं, 8 बजे तक उठ रहे हैं, तो बीमार पड़ना ही तय है, क्योंकि हमने प्रकृति का अपमान करना शुरू किया। आर्टिफिशियल लाइट आ गई, रात में भी दिन जैसा रहता है, तो हमने सारा गड़बड़ कर दिया। उसी की कॉस्ट है जो अस्पताल भरे हुए हैं। ये देखिए कैसे 6 ऋतु, 6 ऋतुएं मेरे ख्याल से दुनिया में हमारे यहाँ के अलावा कहीं होती ही नहीं थी, तो इसीलिए हमारे यहाँ ही बना था कंसेप्ट। ऋतुचर्या का पूरा वैज्ञानिक आधार, कैसे कैसे हर एक ऋतु में, जब वर्षा ऋतु है तब कौन से हार्मोन्स, कौन सी चीजें बढ़ रही हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सारी चीजें देखे आप। वैसोकंस्ट्रिक्शन कब हो रहा है, शिवरिंग, विटामिन डी कब कम हो जाता है, जब ये बादल होते हैं, ये सीजनल रिस्क फैक्टर्स, डिप्रेशन बढ़ जाता है, जब सूर्योदय होता है, जब धूप खिली होती है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ, ब्लड प्रेशर कम, वेसोडाइलेशन, स्वेटिंग, बिहेवियर, ये सारा का सारा। इनके यहाँ तो 4 ऋतु है, तो 4 के हिसाब से है, पूरा वैज्ञानिक आधार है। तो ऋतुचर्या दिनचर्या में अब कंफ्यूजन की कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ हमारी सोच में है, ना कि उनके सिद्धांत में। वो अकाट्य से, अब ये आयुर्वेद में हजारों साल से कहते थे लंघनम परम औषधम। अरे क्या है यार, तो भूखे मारते हैं। आयुर्वेदिक वाले तो कहते हैं लंघनम। अरे भाई ये क्यों भूखे रहना है, तो फिर डॉक्टर साहब आपके पास क्यों आ रहे हैं? अरे भाई ये परम औषधि है, और इसी के ऊपर नोबेल प्राइज ले गए जापानी। 2016 का नोबेल प्राइज इंटरमिटेंट फास्टिंग पर, आप लोगों ने सुना होगा, बोलिए। इसी पर है कि कैसे अगर हम शाम के बाद ना खाएं और अगले दिन 8 बजे तक, यानी 12 घंटे का अगर हम कर लें फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो हमारे सेल्स, हमारे कैंसर सेल्स और उस तरह के और जो सेल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं ऑटोफेगी के द्वारा। इस पर नोबेल प्राइज मिल गया। हमारा ही सिद्धांत, ठीक है, अच्छा किया उन्होंने, उनकी बुराई नहीं है, उसको और वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। मगर हम तो भूले बैठे हैं, हम तो ठूस में लगे हुए हैं। 8 बजे भी ठूस, 10 बजे भी ठूस, 12 बजे भी ठूस, जबकि आयुर्वेद कहता है भाई आप गैप दो, भाई कम से कम जठराग्नि को मौका तो दो पनपने का। अल्टरनेट डे फास्टिंग के ऊपर भी रिसर्च शुरू हो गई है, कैसे हार्मोन्स बदलते हैं, कैसे क्या होता है। ये जो फास्टिंग का विज्ञान था हमारे यहाँ, जैसे अब नवरात्र आने वाले हैं, ये बहुत ही वैज्ञानिक था, मगर हमने क्या बना दिया, फास्टिंग जैसे व्रत है, सास के लिए बहू आज क्या बनेगा, टुट्टू की पकौड़ी माजी, उसका आलू का हलवा, और क्या बनेगा, बोले जी वो पराठे। वो मतलब फास्टिंग ना होके फीस्टिंग हो गई, उसमें और ज्यादा खाया जाता है, और ज्यादा गरिष्ठ खाया जाता है, तो वो फास्टिंग नहीं है। आयुर्वेद ने उस तरह की फास्टिंग की बात नहीं की। अब हम लोग एक चीज और मैं टच करूंगा, विषय पेट के ऊपर बहुत
आयुर्वेदिक वैद्यों का बहुत हो रहा है, पेट साफ होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, पेट साफ है कि नहीं। तो कहते हैं यार ये तो पेट की बात करते रहते हैं, जब देखो हर बीमारी को पेट से जोड़ते हैं। जब देखो शॉर्ट होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, ये कॉन्स्टिपेशन तो नहीं, क्या अंग्रेज कहते हैं तीसरे दिन भी आ जाए बहुत है, हमें ये पढ़ाया गया। हम कहते हैं रोज आ जाए और 2 दिन आ जाए तो बहुत बढ़िया। ये फर्क है फंडामेंटल। और वो रिसर्च में ऐसा धमाका हुआ है कि अब पूरी दुनिया मानती है कि पेट का स्वास्थ्य इज द सेंट्रल बियरिंग इन हेल्थ। माइक्रोबायोम की जो रिसर्च हुई है, आप लोगों ने सुना है माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोटा, ये वो करोड़ों बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स में हैं, इनका बैलेंस अगर सही है तभी हम स्वस्थ हैं। तो उन्होंने बैक्टीरिया को नहीं पकड़ा, उन्होंने कहा भाई जठराग्नि और ये सारा डाइजेशन ठीक होना चाहिए, वही बात है। देखिए आयुर्वेद में कितना पहले कहा हुआ है, जिनका एब्डोमेन क्लीन नहीं है वो स्वस्थ नहीं रह सकते। पेट साफ होना जरूरी है, रोज पेट की क्लीनिंग जरूरी है, और उसके लिए चाहे एनीमा और वो सब लगाएं, वो भी बिल्कुल सही है। पेट में इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट का, मैं पेट कह रहा हूं वैसे, इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, बड़ी आंतें, इनका बैलेंस अगर है तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया था, बहुत हल्ले गुल्ले के साथ, करोड़ों डॉलर लगे, खुश हो गया। दिवाली आने वाली है, एक बम होता है सुतली बम, उसको जला के हम उस पर कुछ रख के ऐसे कान बंद करते हैं और एक खुश होते हैं। एक बम ऐसा भी निकलता है, खुश खुश, क्या फिर लाते मारते हैं उसमें, क्या ये चल जाए है? ऐसे ही फुस बम हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कुछ नहीं निकला, जीन्स के ऊपर, जीन्स से करेंगे, जीन्स वो, अब माइक्रोबायोम पर काम हो रहा है। अब सारा रिसर्च डॉलर किस पे लग रहा है? माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम मतलब पेट के स्वास्थ्य पर। प्रोबायोटिक्स आ गए, प्रीबायोटिक्स आ गए, मट्ठे का गुणगान हो रहा है हमारे आयुर्वेद में, हजारों साल पहले तक आयुर्वेद का आप पढ़ते हैं ये सब। देसी घी को बंद करा दिया उन्होंने अपनी कॉन्स्पिरेसी में, जबकि उसको औषधि माना है गांव के गाय, अब वापस देसी घी पर बात आ रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वापस वही घूम के आ रही हैं। अगर मैं कहूं एक गांव की भाषा में, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर के आए, वापस मट्ठा, वापस दही, वापस देसी घी, वापस मस्टर्ड ऑयल, वापस मसाज, ये सब वापस लोगों को समझ में आ रहा है धीरे-धीरे। तो माइक्रोबायोम भी एक कहानी है, और मॉडर्न वालों ने तीनों को मिला के देखिए कैसा बनाया। इंटेस्टिनल माइक्रोबायोटा ऊपर दिखाया है, ये देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग और लाइफस्टाइल, डाइट, स्लीप, एक्टिविटी, तीनों को मिला के स्वास्थ्य का पूरा उन्होंने कहा। यही 3 आलंबन है, तीनों ही आयुर्वेद से लिए हुए कंसेप्ट हैं। अब आखिर में बात करते हैं रिडक्शनिज्म। क्या रिडक्शनिज्म क्या है? जब हम लेमन की बात कर रहे हैं, स्वागत है सर, लेमन की बात हम कर रहे हैं, तो हम एलोपैथी वाले क्या है, लेमन अच्छा विटामिन सी, गुड़ अच्छा आयरन। ये ऐसा ही है जैसे इंडिया टीम मतलब विराट कोहली। भाई इंडिया टीम में खाली विराट कोहली थोड़ी है, विराट कोहली अकेला जिता देगा, अकेला क्या बताइए, पूरी टीम चाहिए, बुमराह भी चाहिए, और कौन कौन, शुभमन गिल भी चाहिए, सब चाहिए ना, बॉलर भी चाहिए, फील्डर भी चाहिए, जडेजा, सब जडेजा भी चाहिए। सो जैसे बैलेंस है टीम में, तब टीम जीतती है। हमारे जो भोजन है ये केवल एक न्यूट्रिएंट से नहीं चलते हैं, दे आर ए नेचर्स मिरेकल ऑफ फूड सिनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? फूड सिनर्जी। सब मिलके एक टीम वर्क है। हमने एलोपैथी वालों ने फूड को रिडक्शनिस्ट करके उसको एक विटामिन से जोड़ दिया, एक किसी को आयरन से जोड़ दिया, किसी को कैल्शियम से जोड़ दिया। दूध पियो कैल्शियम के लिए, क्यों भाई दूध में और कुछ नहीं है क्या? दूध में हजारों गुण हैं। तो इसको कहते हैं होलिस्टिक न्यूट्रिशन। आयुर्वेद में था ही होलिस्टिक न्यूट्रिशन। हम आंवले में विटामिन सी की बात नहीं करते थे, हम बात करते थे आंवला है तो उसमें ये गुण हैं, ऐसे ऐसे शरीर में ये करेगा। तो गुणों की बात है। ये
डॉक्टर टी कोलिन कैम्पबेल, महान न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट, उन्होंने पुस्तक लिखी है होल। इसमें उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है मॉडर्न अप्रोच को कि फूड को ब्रेक करने का, अलग अलग न्यूट्रिएंट के हिसाब से देखने का। इन्होंने कहा न्यूट्रिशन इज नॉट मैथमेटिक्स इक्वेशन 2 + 2 4, ऐसा नहीं है। भोजन सारे के सारे एक साथ काम करते हैं। आयुर्वेद में गुणों की बात है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और कहीं नहीं है कि किसी भोजन से सात्विक, किसी से राजसिक, किसी से तामसिक। मेरे हिसाब से किसी सिस्टम में मैंने नहीं सुना। फूड रेजिम्स हैं, हजारों फूड की क्लासिफिकेशन दी है, आप देख लीजिए आयुर्वेद के ग्रंथों में। आंवला हो, तुलसी हो, सबके गुणों का बखान है, और वो सब के सब वैज्ञानिक तौर पे कोरोना ने हमें दिखा दिया कैसे वो वैज्ञानिक है। किताबें लिखी हुई हैं, और भी सर थोड़ा दरवाजा बंद कर। एम्स तक में आयुर्वेद पर प्रयोग हो रहे हैं। एम्स में इंटीग्रेटेड मेडिसिन का, अभी हम लोग मिले थे वहां पर सर, इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात हो रही है एम्स में। हाई बीपी में, ब्लड प्रेशर के ऊपर रिसर्च हो रही है। टर्मरिक तो सबकी आंखों का तारा है। हल्दी के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है हाथ धो के। 200 पेटेंट एप्लीकेशंस हैं, और हमने किसी तरह बचाया हुआ है उसको। डायबिटीज पर रिसर्च हो रही है। एविडेंस, आयुर्वेद में लोग कहते हैं एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं है। आप आंख खोल के देखिए, सैकड़ों रिसर्च पेपर मेरे पास खुद प्रिंटेड है आयुर्वेद के ऊपर, सैकड़ों, एक दो नहीं। ये देखिए कुछ झलक दिखा रहा हूं, सप्रेशन ऑफ एपोप्टोसिस, आयुर्वेदिक अम्ल की रसायन, ये सब टॉप जर्नल्स में है। सुपर बग, अब आखिर में आते हैं सुपर बग। सुपर बग से पूरी दुनिया डरी हुई है कि बैक्टीरिया तो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, लोग मरेंगे छोटे छोटे इन्फेक्शन से, थोड़ा सा होगी सर्जरी नहीं कर पाएंगे, तो कैसे होगा? सब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कॉलिंग टाइम ऑन साइलेंट पेंडेमिक, ये पेंडेमिक है सुपर बग। सुपर बग समझते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हो रहे। दुनिया पूरी तरह डरी हुई है, बहुत बड़ा खतरा है। ये देखिए, ये पढ़िए, By 2050 drug resistant infection will kill 10 million per year। कोरोना कुछ भी नहीं है इसके सामने जो ये आने वाला है, मगर इसका भी आयुर्वेद में सॉल्यूशन है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आयुर्वेद ने इसका भी सॉल्यूशन हमें दिया है। बहुत सारे ऐसे ये रिसर्च पेपर्स हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के ऊपर। बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारे, तुलसी है, आंवला है, आपका टर्मेरिक है, बहुत से शिगरू है, जो बहुत सारे बैक्टीरिया को इफेक्टिवली नष्ट कर रहा है। इसके बहुत सारे पेपर्स हैं, मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं। और एक घटना मेरठ में घटी, मैं अशोक वाजपेयी जी का भी ध्यान चाहूंगा इसमें आपका। मेरठ में एक ऐसी घटना घटी सर, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो क्या घटी? जो हमारे गुरुदेव थे प्रोफेसर ओजस्वी शर्मा जी, 83 ईयर के, उन्हें 240 ग्राम का प्रोस्टेट हो गया। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? कितने ग्राम का? 240 ग्राम का प्रोस्टेट, मतलब क्रिकेट बॉल से थोड़ा ही कम। उसको निकालने की मजबूरी हो गई, सर्जरी की मजबूरी हो गई, मगर उन्होंने, गुरुदेव ने कह दिया अगर एलोपैथिक दवाई खिलाई तो मैं पहले मर जाऊंगा, सर्जरी क्या होगी, मेरा शरीर टॉयलेट ही नहीं कर सकता। हमने ऑफ्लॉक्सासिन देने की कोशिश करी, 2 दिन में ऐसे हो गए मरणासन। उन्होंने कहा भाई या तो मुझे दवाई से मार लो या मेरे को सर्जरी करोगे, मगर एंटीबायोटिक नहीं लगाऊंगा, ना खाऊंगा ना इंजेक्शन लूंगा, एक भी एलोपैथिक दवाई नहीं लूंगा। अगर मेरे शरीर की रक्षा करनी है तुम्हारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर संजय जैन और मैं और ये हम 3-4 लोग, संजय जैन आ नहीं पाया, उनकी पत्नी ठीक नहीं है, बीमार है, भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, उनके पास गए, बोले डॉक्टर साहब बिना एंटीबायोटिक के कर देंगे आयुर्वेदिक सपोर्ट से? बोले आज तक तो हुआ नहीं। प्रोस्टेट की सर्जरी, मेजर सर्जरी 4 घंटे की, बिना एंटीबायोटिक के, बिना पेन किलर के, असंभव। हमने कहा साहब असंभव को संभव आप ही कर दीजिए, आपका नाम हो जाएगा। थोड़ी देर चुप के बोले अच्छा ठीक है ट्राई करता हूँ, भगवान का नाम लेके इन्होंने वो सर्जरी करी आनंद हॉस्पिटल में। एक भी एंटीबायोटिक नहीं, एक भी पेन किलर नहीं, प्योरली आयुर्वेदिक सपोर्ट से। और उसमें हमारे बहुत सारे आयुर्वेदिक लोग जुड़े हुए थे। लाल कुत्ती में जो वैद्य हैं हमारे शर्मा जी, उनका भी सहयोग था, और बहुत सारे लोग थे। NIA जयपुर के भी थे, सर्जरी के शल्य के प्रोफेसर, आप जानते हैं उन्हें, कुशवाहा साहब, और गंगाधरन साहब बेंगलोर से। इन लोगों ने सलाह दी
और लोगों ने दी और उनका सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। जो टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 मई को 2016 में छपा, फर्स्ट प्रोस्टेट सर्जरी विद आयुर्वेदिक सपोर्ट ओनली, इसके लिए ताली बजाएं। ऐसी घटना घटी इंटरनेट पे, आज भी आप जाके देखिएगा, फर्स्ट आयुर्वेदिक सर्जरी इन मेरठ। हालांकि वो टर्मिनोलॉजी गलत है, आयुर्वेद में तो सर्जरी कब से हो रही है, बट उन्होंने जो टाइटल डाला। और ये देखिए मेरा सौभाग्य, गुरुदेव के पीछे मैं और संजय जैन, ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारा फोटो आया और पूरे विश्व में चर्चा हुई। और गुरुदेव ने कह दिया था जब वो घुमा करते थे नली लगा के, पहले तो ट्यूब डालनी पड़ी ना, कि बेटा ये जो सर्जरी हो रही है ना मेरी, ये विश्व में एक मिसाल बनेगी, ये एक लेजेंड बनेगी। एक वो तो महापुरुष थे, उन्हें आइडिया था क्या होने वाला है और वही हुआ। इस तरह की फिर ये खूब खबरें आई और ये एक मिसाल बनी दुनिया। और यही हमें करना होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी बेस्ट ऑफ एलोपैथी, डॉक्टर साहब एग्री कर रहे हैं, एंड बेस्ट ऑफ आयुर्वेद। हमें झगड़ना नहीं है, मिलके चलना है, एक दूसरे का सपोर्ट लेना। ये मिसाल कायम हुई और सुश्रुत साहब तो ये कमाल कर ही रहे थे। हजारों वर्षों पहले सारे इंस्ट्रूमेंट जो आज हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं आपको सुश्रुत में मिलेंगे, नाम बदल दिए उनके। ये वेलियसन साहब ने कमाल किया है साहब, आयुर्वेद वालों को मैं कहूंगा, FRCS होते हुए दुनिया भर के सबसे बड़े कार्डियक सर्जन होते हुए आयुर्वेद के 3 ग्रंथ लिख दिए इन्होंने। हमारे हम जैसे लोगों मूर्खों के लिए, हम एलोपैथिक मूर्खों के लिए जिन्हें समझ में नहीं आता चरक और सुश्रुत, क्या लिख गए? लेगेसी ऑफ चरक, लेगेसी ऑफ आयुर्वेद, लेगेसी ऑफ वाग्भट। तीनों ग्रंथ पूरी दुनिया में चर्चा में है। वेलियसन साहब का मैं आभार करता हूँ। VM हेगड़े साहब ने भी बहुत काम किया है, ये इनकी इंट्रोडक्टरी किताब है वेलियसन साहब की। जीविते शरदम सतम का कंसेप्ट आयुर्वेद ने ही दिया। ये लेले साहब थे, RD लेले, जिन्होंने न्यूक्लियर मेडिसिन की स्थापना करी मुंबई में। फादर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन है साहब, इनकी किताब है आयुर्वेद एंड मॉडर्न, बहुत अच्छी किताब, बहुत अद्भुत, बहुत अच्छी। जी जी, लेगेसी ऑफ वाग्भट मैंने आपको बताया। और अंत में चरक साहब कह गए, चरक साहब नहीं, चरक महर्षि, हमें साहब कहने की आदत पड़ी है। The science of life shall never attain finality. Therefore, humility and relaxed industry should characterize our life. कभी भी फाइनल नहीं आने वाला साइंस का, इसलिए उसमें संशोधन करते रहिए, उसमें इजाफा करते रहिए। उसको खाली पकड़ के ऐसे नहीं बैठना कि यही फाइनल है, उसमें ज्वाइन करते रहिए, उसमें नई नॉलेज जोड़ते रहिए। ऐसे चरक महाराज कह गए। और वेलियसन साहब कहते हैं, we pay our debt to the forefathers who developed the science. The best way to do it to construct not to building in their memory, but to reinterpret the Ayurved in modern science. उनके लिए भवन बनाने से खाली नहीं होगा। चरक सुश्रुत जी महाराज के उनके सिद्धांतों को पढ़ें और उनको एक नई रोशनी में देखने का प्रयास करें। ये वो गुरुदेव महाराज हैं जिनके ऊपर वो सर्जरी हुई थी, जिनके आशीर्वाद से मैं या संजय जैन या हम सभी एलोपैथिक डॉक्टर ये हमें कह गए थे, बेटा तुम्हें जो है ये काम करना है विभीषण वाला, एलोपैथी का तुम्हें जो है थोड़ी सी बतानी है, कमियां, बुराई नहीं करनी है, और आयुर्वेद का तुम्हें महिमा मंडन करना, वो ही मैं आज करने आया। ये इन्हीं का आशीर्वाद है।